इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे देश में कोरोना के नए आंकड़ों ने कैसे बनाया रिकॉर्ड और अमेरिका ने इंडियन सिविलियन फ्लाइट्स के अमेरिका में लैंडिंग पर क्यों रोक लगाई। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और लोगों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री बिना अपने सिक्योरिटी कवर के वहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि आज गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष भी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह गुरुद्वारा शीशगंज पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका और लोगों से मुलाकात भी की। हमारे संवाददाता संजय शाह इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये कार्यक्रम पहले से शेड्यूल था या फिर अचानक आज प्रधानमंत्री गुरुद्वारे पहुंचे? जी हुसैन, ये बिना लाल लश्कर के अचानक सुबह प्रधानमंत्री मोदी शीशगंज गुरुद्वारे में पहुंचे। यहाँ के प्रबंधक कमेटी को भी इसकी जानकारी नहीं थी, ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। मोदी सुबह अपने घर से निकले, अब बिना किसी लाल लश्कर का कोई रूट भी तय नहीं किया गया था, रास्ते में कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी और मोदी सीधा यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी साथ में थे और यहाँ पे तकरीबन 7:15 बजे करीब मोदी पहुँचे और 15 से 20 मिनट यहाँ पर रुके हैं, मत्था टेका है और लोगों को गुरु पर्व के 400 प्रकाशवें दिवस की बधाई दी है और उसके बाद फिर यहाँ से करीब 20 मिनट रुकने के बाद यहाँ से निकले हैं। ये पूरा जो शेड्यूल था मोदी का, ये सब कुछ अचानक था, बिना लाल लश्कर के यहाँ पर मोदी पहुँचे हैं और मत्था टेक कर लोगों को बधाई दी है और फिर यहाँ से 20 मिनट बाद यहाँ से निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री बगैर अपने सिक्योरिटी कवर के आज गुरुद्वारा शीशगंज पहुंचे और लोगों को उन्होंने एक तरह से चौंका भी दिया। दूसरी बड़ी खबर गुजरात के भरूच से है, जहां डेडिकेटेड कोविड पटेल वेलफेयर हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। आधी रात को आग अस्पताल के कंपाउंड में लगी, जिसमें देखते ही देखते आईसीयू तक की आग पहुंच गई और कोविड वार्ड इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक 14 मरीजों की जान जाने की खबर है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अस्पताल में कोरोना के 49 मरीज भर्ती थे। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मरीजों को बहुत मुश्किल से रेस्क्यू किया, वहां से निकाला और पास के दूसरे अस्पतालों में मरीजों को शिफ्ट किया गया। लेकिन इस दौरान 12 से 14 मरीजों की जान चली गई। 12 मरीजों की जान गई है और 2 स्टाफ हैं, उनकी भी इस हादसे में मौत हुई है। भरूच शहરમાં જંબુસર બાયપાસ રોડ ઉપર આવેલ પટેલ વેલફેર હોસ્પિટલ કે જે ડેડિકેટેડ કોવિડ કેર હોસ્પિટલ છે, એમાં આજે રાત્રે 12:30ના અરસામાં 2 આઈસીયુ યુનિટ પૈકીના આઈસીયુ યુનિટ 1માં પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ શોર્ટ સર્કિટ થવાથી આગ लागेल। તાત્કાલિક ફાયર ટેન્ડર, કલેક્ટરશ્રી અમે પોતે અને પોલીસ અધિકારીઓ પહોંચી અને હોસ્પિટલના વ્યવસ્થાપન તંત્રએ મહેનત કરી આગ બુઝાવી। પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ લગભગ સારવાર હેઠળ રહેલા 12 જેટલા લોકોના મૃત્યુ થવાની સંભાવના છે। तो भरूच गुजरात में एक दर्दनाक हादसा हुआ, एक और 14 लोगों की इसमें जाने गई है। निर्णय कपूर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, ताजा अपडेट क्या है इस घटना के बारे में? जिन मरीजों को शिफ्ट किया गया था उनकी हालत के बारे में क्या खबर है? देखिए, जिन मरीजों को शिफ्ट किया गया था उनमें से ज्यादातर लोग खतरे से बाहर हैं और उन्हें, क्योंकि ये सब कोविड पेशेंट थे, इसलिए इमीडिएटली इन्हें आसपास के जो कोविड सेंटर है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा जो हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी हैं वो भी इस आग में घायल हुए थे, पर उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। ये 14 लोगों की इसमें जान गई है, जिसमें 2 हॉस्पिटल के कर्मचारी भी हैं। फिलहाल एफएसएल की टीम पहुंची है प्राथमिक कारणों की जांच करने के लिए कि आखिर क्या वजह रही कि ये आग इतनी तेजी से फैली, क्योंकि जो प्रथमदर्शी जो कारण बताए जा रहे थे वो ये थे कि आईसीयू जो है 1 नंबर का आईसीयू, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और तेजी से आग जो है वो दूसरे आईसीयू में और जो दूसरे जनरल कोविड वार्ड थे उसमें फैली और देखते ही देखते पूरा जो कोविड सेंटर है
वो इस आग के हवाले हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने पहुंच करके आग पे तो काबू पा लिया, लेकिन 14 लोगों की जिंदगी नहीं बचा पाए। और ऐसे वक्त में निर्णय, जब हर तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, एक अस्पताल में इस तरह की आग लगना वाकई बहुत ही चिंताजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन का थर्ड फेज आज से शुरू हो रहा है। तीसरे चरण में आज से 18 साल से 45 साल के उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। इसके लिए कोविन ऐप पर 3 दिन में करीब 3.5 करोड़ लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जिन लोगों को मैसेज मिलेगा वही लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकेंगे। हालांकि कुछ राज्यों में वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण अभियान शुरू नहीं हो पाएगा। अब सवाल है कि जब आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की इजाजत मिल गई है तो फिर राज्य सरकारें इस अभियान में देरी क्यों कर रही हैं? दरअसल देश में फिलहाल कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 ही कंपनियां हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैक्सीन की सप्लाई कर रही हैं। आबादी के लिहाज से वैक्सीन कम पड़ रही है, वैक्सीन कम बन रही है। ऐसे में टीकाकरण अभियान पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों की माने तो पहले से जारी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन उनके लिए भी अभी पर्याप्त डोज नहीं है। इसलिए 18 साल से 44 साल से तक की जो उम्र के लोग हैं उन्हें अभी इंतजार करना होगा। जैसे ही वैक्सीन की सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी, सबको वैक्सीन लगा दी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाती है तो हर महीने वैक्सीन की 22 करोड़ डोज की जरूरत पड़ेगी, जबकि अभी सिर्फ औसतन 8 करोड़ वैक्सीन ही बन रही है। वहीं पूरे देश की अगर बात की जाए तो अब तक 15 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और सबसे पहले आपको उन राज्यों की जानकारी देते हैं जहां आज से 18 प्लस के लिए वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में औपचारिक रूप से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो जाएगा। हालांकि इन राज्यों में भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां लोगों को टीके लगेंगे, क्योंकि इन राज्यों के पास भी टीके का ज्यादा डोज नहीं, मतलब सबको वैक्सीन मिल पाएगी ये कहना मुश्किल है। कुछ ही जिलों में टीकाकरण हो पाएगा। आपने उन राज्यों की लिस्ट देखी जहां आज से टीकाकरण शुरू होगा, लेकिन देश के ऐसे राज्य भी हैं जहां आज से 18 प्लस की उम्र वालों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं शुरू होगा। उसके बारे में भी आप जान लीजिए ताकि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर आप खुद को परेशान ना करें। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, गोवा, ओडिशा, उत्तराखंड, ये वो 11 राज्य हैं जहां अभी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं शुरू होगा। अभी उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ही कह चुके हैं कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं होगी। राज्यों को उनकी क्षमता के हिसाब से बराबर वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। अगले 2-3 दिनों में वैक्सीन की कमी का संकट खत्म हो जाएगा, फिर सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी और किसी को भी वैक्सीन के लिए वेटिंग लिस्ट की तरह इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 16 तारीख से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब उनकी क्षमता के हिसाब से उनको वैक्सीन ना मिला हो और हमारा किसी स्टेट के लिए पाइपलाइन में डोजेज ना हो या स्टेट्स के पास बचा हुआ ना हो। हमारे पास तो जिसे कहते हैं ना लाइव, एक तरह से रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहती है। अभी आप कहें मैं अभी खोल के आपको टेलीफोन में इस समय की भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। हमारे संवाददाता संजय शाह इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, हमने कल ही केजरीवाल को सुना था कि 18 प्लस से ज्यादा की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके लिए थोड़ा सा अभी उस उम्र के लोगों को इंतजार करना होगा, लेकिन पहले से ही जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, क्या उसमें टीकाकरण का काम चल रहा है या टीकाकरण बिल्कुल से दिल्ली में ठप पड़ा हुआ है? जी बिल्कुल हुसैन, जो पहले से जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है वो भी कई जगहों पे सेंटर बंद हो चुके हैं वैक्सीन के अभाव में। आज जो 18 साल तक के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हुआ है उसमें सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटल हैं जहां पे आज ये वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया गया है। बाकी किसी भी दिल्ली के सरकारी अस्पताल में ये व्यवस्था आज से शुरू नहीं की गई है। हालांकि बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लिया है और सरकार के इस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरकार इसके लिए आदेशित करेगी कि उन सभी लोगों को वैक्सीनेशन होगा। लेकिन जो पहले से अभियान चल रहा था वो भी अभियान
कहीं ना कहीं धीरे धीरे रुक रहा है, चूँकि कई सेंटर्स पे वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उस अभियान प्रभावित हुआ है। जी हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैक्सीन की किल्लत की वजह से ऐसे हालात इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल वैक्सीन की कमी देश के सामने एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए रूस ने भारत को जिस मदद का वादा किया था उसकी डिलीवरी आज होने वाली है। आज रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच रही है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद स्पुतनिक वी तीसरी ऐसी वैक्सीन है जिसे देश में इजाजत मिली है। स्पुतनिक वी के आने के से वैक्सीनेशन के ऑल इंडिया ड्राइव को एक बड़ी मदद मिलने वाली है। सवाल है कि क्या स्पुतनिक वी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना में ज्यादा कारगर है? रूस के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि स्पुतनिक वी 91% से ज्यादा असरदार है, जबकि कोविशील्ड को 80% और कोवैक्सीन को 81% तक प्रभावी बताया गया है। स्पुतनिक वी वैक्सीन आने से भारत में अभी मौजूद 2 वैक्सीन को लेकर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी उतनी तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही जितनी देश को जरूरत है। सबसे पहले रूस से स्पुतनिक की 5 करोड़ डोज भारत भेजी जाएगी और बाद में 7 करोड़ से ज्यादा डोज भारत में ही बनाई जाएगी। लेकिन उससे पहले ही वैक्सीन को लगवाने के लिए देश भर में लंबी लाइनें जारी हैं, क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों को अभी दूसरी डोज नहीं मिल रही है। वैक्सीन ही नहीं, दुनिया भर के कई देश भारत को मेडिकल इक्विपमेंट भी भेज रहे हैं। एक के बाद एक कार्गो फ्लाइट्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और दूसरी चीजें लेकर के भारत पहुंच रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे देशों ने कोरोना को हराने के लिए लगातार भारत के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि भारत का ये युद्ध अब और आसान हो जाएगा। दुनिया भर के देश भारत की किस तरह से मदद कर रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर आपके सामने है। ब्रिटेन से भी 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले 27 अप्रैल को आई प्लांट में ब्रिटेन ने 100 वेंटिलेटर, 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे थे। इससे एक दिन पहले अमेरिका से मेडिकल सप्लाई का पहला कंसाइनमेंट भारत पहुंच चुका है। इसमें 440 ऑक्सीजन सिलेंडर, 9 लाख से ज्यादा टेस्टिंग किट और 1 लाख N95 मास्क आ चुके हैं, जबकि अभी वैक्सीन का रॉ मटेरियल और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1 करोड़ डोज मिलनी बाकी है। कोरोना की लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए अब पूरी दुनिया एक्टिव हो चुकी है। इस मुश्किल वक्त में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। भारत सरकार के अधिकारी लगातार दूसरे देशों के संपर्क में हैं। कब, कहां से और कितनी मेडिकल मदद आएगी, इस पर पूरी नजर है। दिल्ली एयरपोर्ट इस समय एक्टिव मोड पर है, क्योंकि दुनिया भर की कई ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स लैंड करने वाली हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ब्रिटेन से लेकर हांगकांग तक, हर देश भारत की मदद करने को तैयार है। इतना ही नहीं, यूरोप के कई देश ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक भारत की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, सऊदी अरब, यूएई, हांगकांग, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, सिंगापुर। अब आप ये समझिए कि भारत को अगले कुछ दिनों में दुनिया भर के देश किस तरह मदद करने वाले हैं। इसमें 500 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, जिन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में लगाया जाएगा। इसके अलावा 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर और 17 ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर मिलने वाले हैं। अमेरिका से एफडीए की परमिशन के बाद भारत को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की लगभग 1 करोड़ डोज मिल सकती है। फिलहाल अमेरिका में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 5 करोड़ डोज पाइपलाइन में है, जो मई जून तक बनकर तैयार हो जाएगी। भारत की मदद करने के लिए अमेरिका की 40 बड़ी कंपनियों ने ग्लोबल टास्क फोर्स बना ली है। अगले कुछ दिनों में यह ग्लोबल टास्क फोर्स भारत में 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई करेगा। 1,000 इसी हफ्ते आ जाएंगे। इसके अलावा 25,000 कंसंट्रेटर और 10 लीटर से 45 लीटर की कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन सिलेंडर भी भेजने की तैयारी चल रही है। इससे पहले 26 अप्रैल को न्यूयॉर्क से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली आ चुके हैं। ब्रिटेन किस तरह भारत के लिए मदद भेज रहा है, इससे भी समझ लीजिए। ब्रिटेन ने भारत को 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 140 वेंटिलेटर इस हफ्ते तक मिल जाएंगे, जबकि 27 अप्रैल को 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ चुके हैं।
ब्रिटेन से 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के अलावा कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीजों की मदद के लिए दूसरी मेडिकल सप्लाई इसी हफ्ते पहुंच रही है। इस बारे में 26 फरवरी को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर लंबी बात हुई। इससे पहले रविवार को ही ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत को मदद भेजने का ऐलान किया था। मिस्टर स्पीकर, मुझे उम्मीद है कि हाउस के सभी सदस्य इस वक्त भारत के साथ हैं। हम भारत की जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट से मदद कर रहे हैं और हम भारत की अथॉरिटीज के साथ मिलकर काम करते रहेंगे ताकि यह तय किया जाए कि भारत को और क्या मदद चाहिए। कोरोना महामारी में ब्रिटेन के साथ फ्रांस भी भारत की 2 फेज में मदद के लिए फ्रांस इस हफ्ते तक 8 बड़े ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। इसके अलावा 28 ऑक्सीजन रेस्पिरेटर भी इसी हफ्ते में आ जाएंगे, जबकि 7 मई तक लिक्विड ऑक्सीजन के 5 कंटेनर आने वाले हैं। यूरोप के एक और देश आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 365 वेंटिलेटर अगले 2 दिन में आने वाले हैं। भारत की मदद के लिए छोटे से देश भूटान ने भी ऑक्सीजन की बड़ी मदद की शुरुआत कर दी है। इसके लिए भूटान एक ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर रहा है। इस प्लांट से भारत को रोजाना 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगी, जिसे क्रायोजेनिक टैंकरों के जरिए देश भर में सप्लाई किया जाएगा। कोरोना की चुनौतियों से निपटने में अमेरिका भले ही भारत की मदद कर रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ उसने भारत के साथ यात्रा पर रोक लगाने का फैसला भी किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि ये रोक मंगलवार यानी 4 मई से लागू होगी। भारत में अप्रैल में कोरोना संक्रमण के मामलों में आए उछाल के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए लेवल 4 चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने कहा है कि बेहद जरूरी ना हो तो वो भारत की यात्रा ना करें। ये पाबंदी अमेरिकी नागरिकों और कानूनी तौर पर स्थायी निवासियों और जिन्हें छूट दी गई है उन पर लागू नहीं होगी। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद देखिए देश में कोरोना ने कैसे बनाया डराने वाला नया रिकॉर्ड। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।